Welcome everyone. I am Dr. Sadhna Paliwal and this is our culture canvas. Today we will discuss about the topic of role of Vedas in management. Before starting, मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें. सो लेट्स स्टार्ट. रोल ऑफ वेदास इन मैनेजमेंट. जनरली स्टूडेंट्स के ये क्वेश्चंस होते हैं कि मैनेजमेंट में हम वेदों को क्यों पढ़ते और समझते हैं. तो आज के इस वीडियो के थ्रू हम कोशिश करेंगे कि आपके ये डाउट्स क्लियर हो जाएं कि क्यों बिजनेस मैनेजमेंट के अंदर हमें वैदिक स्टडीज़ को कंसीडर करना चाहिए. सो फर्स्ट, वाई लुक टू दी वेदास. वेदास जो है इट्स डिराइव फ्रॉम द संस्कृत वर्ड विद. इट मीन्स टू नो या नॉलेज. ठीक है, ये एक एंशियंट इंडियन स्क्रिप्चर है, लिटरेचर है जो कि हमें डिफरेंट सब्जेक्ट से रिलेटेड वाइड नॉलेज प्रोवाइड करता है, फिलोसफिकल इंसाइट प्रोवाइड करता है. ओवरऑल अगर हम कहें तो वैदिक स्टडीज़ जो है वो हमें हॉलिस्टिक नॉलेज प्रोवाइड करती है. ठीक है, इट प्रोवाइड अ हॉलिस्टिक फ्रेमवर्क फॉर मॉडर्न मैनेजमेंट सिस्टम. तो प्रेजेंट टाइम में जो भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जितने भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन हैं, तो इनको ये एक गाइडेंस प्रोवाइड करता है कि किस टाइप से वो एथिकली बिहेवियर के बेस पर और धर्म के बेस पर अपने बिजनेस को ग्रो करें, अपने ऑर्गेनाइजेशन को रन करें. ठीक है, तो मैनेजमेंट में ये अगर हम देखें तो वेदास जो है एक वैल्यूएबल गाइडेंस प्रोवाइड करता है मैनेजमेंट ऑर्गेनाइजेशन को फॉर एथिकल कंडक्ट, कि उनके थ्रू जो भी एक्टिविटीज़ की जा रही हैं वो एथिकल पर बेस्ड हो. सेल्फ डिसिप्लिन को कैसे आप मेंटेन कर सकते हैं ये हमें सिखाता है. इफेक्टिव लीडरशिप करना सिखाता है. टीम वर्क कैसे हम मेंटेन रख सकते हैं. प्लस हॉलिस्टिक डिसीजन मेकिंग, यानी कि हमारे थ्रू ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू जो भी डिसीजंस लिए जा रहे हैं वो कैसे सोसाइटी और कम्युनिटी से रिलेटेड होने चाहिए. ठीक है, तो इन सभी से रिलेटेड जो प्रॉपर गाइडेंस है वो हमें वैदिक नॉलेज जो है वो हमें प्रोवाइड करती है. नाउ विजडम ऑफ वेदास फॉर बिजनेस मैनेजमेंट, यानी कि जो हमारे वैदिक नॉलेज है वो बिजनेस मैनेजमेंट के लिए हमारे जो वैदिक नॉलेज है उसके अंदर कौन कौन से प्रिंसिपल्स जो हम उनको कंसीडर कर सकते हैं. ठीक है, सो फर्स्ट इज धर्मा. तो जो हमारा वैदिक नॉलेज का फर्स्ट प्रिंसिपल है वो है धर्म. इट मीन्स एथिकल फाउंडेशन. ये किस पर बेस्ड है? आपका एथिकल फाउंडेशन पे. और ये रिप्रेजेंट करता है आपकी ड्यूटी को, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी को, राइटनेस को, द वे ऑफ लाइफ एंड द कॉर्पोरेट गवर्नेंस. इट मीन्स अगर हम ओवरऑल कहें तो धर्म जो है वो किसी भी सोसाइटी, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का क्या है? एक बेस है. नेक्स्ट इज सत्य. सत्य मीन्स ट्रुथफुलनेस. तो ये रिप्रेजेंट करता है फॉर कॉस्मिक हार्मनी, कि सबके साथ में आप कैसे सामंजस्य बिठा सकते हैं ट्रुथ के बेस पर. ठीक है, एंड एक्सटेंडिंग टू बिजनेस एंड कम्युनिकेशन, कि अगर आप ट्रुथ के बेस पर, सत्य के बेस पर कोई भी काम करते हैं तो कैसे आप अपने बिजनेस को, अपने कम्युनिकेशन को आप एक्सटेंड कर सकते हैं. नेक्स्ट इज अर्थ. अर्थ मीन्स इकोनॉमिकल गोल, फाइनेंशियल गोल से रिलेटेड है ये, और ये रिप्रेजेंट करता है सस्टेनेबल प्रॉस्पेरिटी एंड फाइनेंशियल हेल्थ को. नेक्स्ट इज कर्मा. कर्मा मीन्स एक्शन, ह्यूमन एक्शन. हमारे थ्रू जो भी काम किया जाता है वो किससे रिलेटेड है? आपके कर्म से रिलेटेड है. तो इट रिप्रेजेंट दैट एवरी एक्शन हैज़ कॉन्सिक्वेंस. ठीक है, कर्मा क्या कहता है कि आपके थ्रू किया गया हर एक्शन जो होता है उसका क्या होता है? कॉन्सिक्वेंस होता है, उसके रिजल्ट्स और परिणाम होते हैं. नेक्स्ट इज विद्या. विद्या जो है किससे रिलेटेड है? नॉलेज से. इट मीन्स द लॉन्ग टर्म विजन. ठीक है, और ये रिप्रेजेंट करता है ऑर्गेनाइजेशनल लेगेसी एंड सस्टेनेबिलिटी को. ठीक है, अब ये जितने भी हमारे वैदिक प्रिंसिपल्स हैं मैनेजमेंट में, इनका क्या रोल है, हम कैसे इनको अप्लाई कर सकते हैं, तो इसके बारे में हम डिटेल में थोड़ा सा स्टडी करेंगे. फर्स्ट इज धर्मा. इट मीन्स ड्यूटी एंड राइटनेस. तो धर्म जो है, ये जो प्रिंसिपल है, ये बेसिकली रिप्रेजेंट करता है ड्यूटी को, राइटनेस को, द वे ऑफ लाइफ, एथिकल कंडक्ट, मोरल बिहेवियर एंड मोरल लॉ को. सो अगर हम कहें तो ओवरऑल जो हमारा धर्म है ये किसी भी सोसाइटी का एक फंडामेंटल बेस है जो कि उस पूरे के पूरे एंटायर स्ट्रक्चर को क्या करता है? एक सपोर्ट प्रोवाइड करता है, उसे एक बेस प्रोवाइड करता है. ठीक है, अब धर्म को हम मैनेजमेंट में कैसे अप्लाई कर सकते हैं? तो इन ऑर्गेनाइजेशनल कॉन्टेक्स्ट अगर हम धर्म की बात करें तो ये एम्फेसाइज करता है
कि कोई भी लीडर और एम्प्लॉय जो है उनके थ्रू जो भी वर्क किया जा रहा है, जो भी एक्ट किया जा रहा है, वो पूरी इंटीग्रिटी के साथ में, ऑनेस्टी के साथ में किया जाना चाहिए। जो भी वो काम करें उसी के साथ में वो अपनी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, अपनी जो ड्यूटीज़ हैं, उनको पूरा डेलिजेंटली, लगन के साथ में उनको फुलफिल करें। ट्रांसपेरेंसी, निष्पक्षता के साथ में, फेयरनेस के साथ में वो अपनी ड्यूटी और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को फुलफिल करें। और इसी के साथ में जो लीडर के थ्रू जो डिसीजंस लिए जाते हैं, जो ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू डिसीजन लिए जाते हैं, वो डिसीजन पर्सनल बेनिफिट से रिलेटेड ना होकर के किससे रिलेटेड होनी चाहिए? बेनिफिशियल फॉर ग्रेटर गुड, यानी कि कम्युनिटी से रिलेटेड, सोसाइटी से रिलेटेड डिसीजंस लेने चाहिए, या फिर अपने एम्प्लॉयज़ के बेनिफिट को ध्यान में रखते हुए लेना चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट, दिस इज द फाउंडेशन और कॉर्पोरेट गवर्नेंस। जैसा कि मैंने बोला कि जो धर्म है वो किसी भी सोसाइटी और किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का क्या है? बेस है, उसका आधार है। तो उसी टाइप से हम कह सकते हैं कि जो धर्म है, कॉर्पोरेट गवर्नेंस, एथिकल लीडरशिप एंड कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का, जिसे हम CSR कहते हैं, इसका भी ये क्या है? मेन फाउंडेशन है। ठीक है। इसी के साथ में ये हमें गाइडेंस करता है कि जो भी हम डिसीजन लें ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू या लीडर के थ्रू, जो भी डिसीजंस लिए जा रहे हैं, तो वो जो डिसीजंस होने चाहिए किसके लिए होने चाहिए? स्टेक होल्डर्स के बेनिफिट के लिए होने चाहिए, नॉट जस्ट शेयर होल्डर। यानी कि हम सिर्फ इस चीज़ पर ध्यान न दें कि इसमें हमारा पर्सनल बेनिफिट क्या है, शेयर होल्डर्स का बेनिफिट क्या है। इवन हमारा जो गोल होना चाहिए वो क्या होना चाहिए डिसीजन के लिए, कि स्टेक होल्डर्स को उससे क्या बेनिफिट मिल रहा है, सोसाइटी को उससे क्या बेनिफिट मिल रहा है। इसी के साथ में ये इंश्योर करता है अकाउंटेबिलिटी एंड ट्रांसपेरेंसी को, कि जो भी बिजनेस डील्स हों, जो भी डिसीजंस लिए जाएं, वो पूरी ट्रांसपेरेंसी के साथ में लिए जाएं, अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए उन डिसीजंस को लेकर के। ओके। नाउ नेक्स्ट इज सत्य। सत्य मीन्स ट्रुथ एंड ऑनेस्टी। तो ये बेसिकली आपके ट्रुथफुलनेस के ऊपर वर्क करता है। तो वेदास जो है वो इस चीज़ पर स्ट्रेस करता है, इस पर जोर देता है कि जो भी इंटरेक्शन और कम्युनिकेशन होना चाहिए, जो भी रिपोर्टिंग होनी चाहिए, वो मस्टली ट्रुथ पर बेस्ड होनी चाहिए। ठीक है। उसमें कहीं भी हमें झूठ को हमें उसमें जगह नहीं देनी चाहिए। हर एक चीज़ बिल्कुल क्लियर और ट्रांसपेरेंसी के साथ में होनी चाहिए। मैनेजमेंट में हम इसको कैसे अप्लाई कर सकते हैं? तो मैनेजमेंट में अगर हम देखें तो जो भी बिजनेस कम्युनिकेशंस होते हैं, ठीक है, तो ये कहता है कि जो भी बिजनेस कम्युनिकेशंस होते हैं वो पूरा ट्रांसपेरेंसी के साथ में होने चाहिए और फैक्ट पर बेस्ड होना चाहिए, यानी कि फैक्चुअलिटी पर बेस्ड होना चाहिए। जो भी कमिटमेंट आप कर रहे हैं वो कमिटमेंट फैक्ट पर बेस्ड होना चाहिए। एम्प्लॉयज़ और लीडर के बीच में क्या होना चाहिए? ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए फैक्ट्स को लेकर के। ठीक है। और जब हम ट्रुथ और ऑनेस्टी के साथ में कोई भी काम करते हैं तो उस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ये ट्रस्ट और ट्रांसपेरेंसी के कल्चर को डेवलप करता है। क्यों? क्योंकि एम्प्लॉयज़ के बीच में और आपका जो लीडर है, जो ऑर्गेनाइजेशन का हर एक मेंबर है, उनके बीच में अपने फैक्ट्स को लेकर के, अपने टास्क को लेकर के, या जो डिसीजंस लिए जा रहे हैं उन सब को लेकर के पूरी ट्रांसपेरेंसी है और ट्रुथ पर बेस्ड है वो। ठीक है। तो इस वजह से हर एक एम्प्लॉय जो है एक दूसरे पर ट्रस्ट करता है, लीडर पर ट्रस्ट करता है, अपने ऑर्गेनाइजेशन पे ट्रस्ट करता है। और इसी के साथ में जब हम ट्रुथ और ऑनेस्टी के बेस पर किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को रन करते हैं तो उससे क्या होता है? ये एक स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप मेंटेन करता है। किसके साथ में? स्टेक होल्डर्स के साथ में, कस्टमर्स के साथ में और एम्प्लॉयज़ के बीच में। ठीक है। तो ओवरऑल अगर हम कहें कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जब ट्रुथ और ऑनेस्टी के बेस पर वर्क करता है तो उसकी जो मार्केट वैल्यू होती है, उसकी जो मार्केट में इमेज होती है, उसकी जो प्रॉस्पेरिटी होती है, वो ऑटोमेटिकली इंक्रीज होती है। लोगों का उस ब्रांड के ऊपर, उस ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर ट्रस्ट होता है। ठीक है। नेक्स्ट इज अर्थ। अर्थ का मतलब है वेल्थ क्रिएशन। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो ये मटेरियल रिसोर्सेज, वेल्थ एंड प्रॉस्पेरिटी से रिलेटेड है। तो जो हमारा वेदास है वो इस चीज़ को इनकरेज करता है कि हमें वेल्थ को क्रिएट करना चाहिए, क्योंकि वैदिक जो हमारा स्क्रिप्चर है ये कहता है कि जब आप वेल्थ को क्रिएट करते हैं, जब आपके पास में इनकम आती है, जब आपके पास में पैसा आता है, तभी आप अपनी सोसाइटी के लिए, अपनी कम्युनिटी के लिए, अपने लोगों के लिए आप कुछ कर सकते हैं, उनको बेटर डेवलपमेंट की तरफ आप उसको लेकर के जा सकते हैं। ठीक है। अब मैनेजमेंट एप्लीकेशन में अर्थ का क्या रोल है? तो जो ऑर्गेनाइजेशन होता है, किसी भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का जो मेन अगर हम देखें तो अर्थ जो है वो क्या है?
फाइनेंशियल मैनेजमेंट का एक बेस है, उसका एक कोर है, ठीक है, क्योंकि बिना फाइनेंस के आप किसी भी बिजनेस को रन नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो वेदास ये इंश्योर करता है कि जो भी इनकम या जो भी अर्थ आप गवर्न कर रहे हैं, जो भी मनी आपके थ्रू अर्न किया जा रहा है, वो धर्म पर बेस्ड होनी चाहिए, एथिकल बेस्ड होना चाहिए, अनएथिकल तरीके से या शॉर्टकट तरीके से उस पैसे को जनरेट ना किया गया हो, ठीक है। तो इसी के साथ में ये इंश्योर करता है कि जब आप धर्म के बेस पर अर्थ को गवर्न करते हैं या फिर उसको इनकम जनरेट करते हैं, तो वो क्या होगा, वो आपको सस्टेनेबल और लॉफुल प्रॉस्पेरिटी प्रोवाइड करेगा, यानी कि लॉन्ग टर्म में जाकर के आपको उसका बेनिफिट मिलेगा, आपकी एक मार्केट वैल्यू इंक्रीज होगी, ठीक है। और इसी के साथ में जो हमारा वैदिक नॉलेज है वो इंक्रीज करता है कि हमें इनकम के जो सोर्स होते हैं वो हमारे मल्टीपल इनकम सोर्सेज को हमें डेवलप करना चाहिए, जिससे कि क्या हो, जब हमारे पास में मल्टीपल इनकम सोर्सेज होंगे तो ऑटोमेटिकली हमारे पास में क्या होगा, कंटिन्यूस अर्निंग होती रहेगी, क्योंकि जब हमारे पास में कंटिन्यूस अर्निंग होंगी तभी हम उस ऑर्गेनाइजेशन को या फिर उस बिजनेस को प्रॉपर तरीके से, इफेक्टिव तरीके से रन कर पाएंगे। कई बार आपने देखा होगा कि कई बिजनेस जो होते हैं वो फाइनेंशियल क्राइसिस की वजह से बंद हो जाते हैं, ठीक है। तो अगर हमारे पास में मल्टीपल सोर्सेज होगा अर्निंग का, तो उससे क्या होगा, हमें कंटिन्यूस अर्निंग होती रहेगी और उसका जो इफेक्ट है वो हमारे बिजनेस पर नहीं पड़ेगा कि अगर कभी फाइनेंशियली हमें कोई प्रॉब्लम है तो हमारा बिजनेस उसको फेस नहीं करेगा, ठीक है, क्योंकि हमारे पास में अर्निंग के सोर्सेज जो हैं वो मल्टीपल हैं। नेक्स्ट इज कर्मा। कर्मा का मतलब क्या होता है, एक्शन या कॉन्सिक्वेंस, ठीक है। इट मीन्स आपके थ्रू किया जाने वाला वर्क। श्रीमद् भगवद गीता में श्री कृष्ण ने कहा है, यू हैव अ राइट टू योर एक्शन बट नेवर टू योर रिजल्ट्स। इट मीन्स कि आपका जो अधिकार है, आपका जो राइट है वो किस पर है, सिर्फ अपने एक्शन पर है, आपके थ्रू किए जाने वाले वर्क पर आपका अधिकार है, ना कि उसके रिजल्ट पर। तो इसलिए हमें उसके रिजल्ट्स के बारे में सोचना नहीं चाहिए। तो ये जो प्रिंसिपल है वो इनकरेज करता है, फोकस करता है एक्सीलेंस इन एक्शंस, कि आपके थ्रू जो भी काम किया जा रहा है, जो भी ड्यूटी और रिस्पॉन्सिबिलिटीज जो आपको दी गई हैं, तो उनको आप पूरी कमिटमेंट के साथ में, पूरी ऑनेस्टी और ईमानदारी के साथ में आप उनको फुलफिल करें। आपका उसके रिजल्ट के साथ में कोई भी जो अटैचमेंट होना चाहिए वो नहीं होना चाहिए कि इसका आउटकम क्या आएगा। मैनेजमेंट एप्लीकेशन, इट मीन्स एवरी एक्शन एज कॉन्सिक्वेंस। जैसे कि मैंने बताया कि आपके थ्रू किए गए हर एक एक्शन का क्या होता है, परिणाम होता है। अगर हम एथिकली तरीके से कोई भी काम कर रहे हैं तो उसका हमें पॉजिटिव रिजल्ट मिलेगा, और अनएथिकली तरीके से अगर हम कोई भी काम करते हैं, शॉर्टकट तरीके से अगर हम बिजनेस को रन करने की सोचते हैं, तो उस कंडीशन में क्या होगा, आपको प्रेजेंट में, करंट में तो आपको उसका प्रॉफिट मिलेगा, ठीक है, लेकिन लॉन्ग टर्म जो उसके रिजल्ट होंगे वो उसको नेगेटिव इम्पैक्ट आपको उसके देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो इस वजह से ये कहता है हमारा जो कर्म है, वेदास जो कहते हैं कि जो भी आपके थ्रू एक्शन किया जाए वो धर्म पर बेस्ड होना चाहिए, मॉरल और एथिकल पर बेस्ड होने चाहिए, ठीक है। तो कर्मा जो ये कॉन्सेप्ट है, प्रिंसिपल है, ये इनकरेज करता है मैनेजमेंट के अंदर लीडर्स को, जो भी ऑर्गेनाइजेशन के जो लीडर्स होते हैं, मैनेजमेंट में जो लीडर्स होते हैं, उनको ये एनकरेज करता है डिसीजन लेने के लिए कि उनके जो डिसीजंस हो वो लॉन्ग टर्म एथिकल और सोसाइटल इम्पैक्ट को ध्यान में रखते हुए लिए जाए, ठीक है, कि इसका हमें लॉन्ग टर्म क्या बेनिफिट मिलेगा, और एथिकल और मॉरलिटी पर वो बेस्ड होने चाहिए। और इसी के साथ में अकाउंटेबिलिटी लेने के अंदर, उसके अंदर कैपेसिटी डेवलप करता है कि आपके थ्रू जो डिसीजंस लिए जा रहे हैं, कई बार डिसीजंस कभी कभी गलत भी हो जाते हैं, तो उस कंडीशन में आप उसकी जवाबदेही लें कि ये जो रिजल्ट आया है वो मेरे गलत डिसीजन की वजह से आया है, ठीक है। तो ओवरऑल जो कर्मास है वो हमें हमारे एक्शन के लिए गाइडेंस करते हैं, और इसी के साथ में ये प्रमोट करता है कि आपके थ्रू जो काम किया जा रहा है, आप उस काम को सिर्फ काम ना समझे। इट मीन्स आप उसको क्या समझे कि वर्क क्या है, एज अ वर्शिप है, कर्म ही हमारी पूजा है। तो जब हम उसको उस थॉट के साथ में करेंगे कि वर्क इज वर्शिप, और इसके थ्रू हम सोसाइटी के लिए कुछ कर रहे हैं, सोशल कंट्रीब्यूशन हम कर रहे हैं, तो उस कंडीशन में जो आपके थ्रू जो एक्शन लिया जा रहा है, जो वर्क किया जा रहा है, वो हमेशा एथिकली होगा और उसका रिजल्ट जो होगा वो हमेशा पॉजिटिव आएगा। नेक्स्ट इज विद्या। विद्या मीन्स लाइट ऑफ नॉलेज, ठीक है। तो ओवरऑल अगर हम कहें तो ये क्या है, नॉलेज या फिर कंटिन्यूस लर्निंग से रिलेटेड है। तो विद्या एक लाइट है जो कि क्या करती है, अविद्या को रिमूव करती है, ठीक है, इग्नोरेंस को रिमूव करती है। जैसे कहा गया है ना, सा विद्या या विमुक्त है, यानी कि विद्या वो है जो आपको
अज्ञानता को, आपके अंदर की जो अज्ञानता है उसको दूर करती है, आपको अंधेरे से उजाले की ओर, लाइट की ओर, प्रकाश की ओर ले जाती है, अविद्या को आपके अंदर से दूर करती है, यानी कि नॉलेज वो आपको प्रोवाइड करती है। अब मैनेजमेंट में हम इसको कैसे अप्लाई करते हैं, तो विद्या जो है ये प्रमोट करती है कंटिन्यूस लर्निंग को, ठीक है, कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कि हमें कंटिन्यूस लर्निंग की तरफ ध्यान देना चाहिए, ट्रेनिंग की तरफ ध्यान देना चाहिए, स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम की तरफ ध्यान देना चाहिए एम्प्लॉयज़ के लिए, ताकि जिससे वो अपनी नॉलेज को अपडेट कर सके, ठीक है। और इसी के साथ में ये मैंडेट करती है कि जो भी अपॉइंटमेंट किए जाएँ ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, जो भी अपॉइंटमेंट किए जाएँ जिस भी पोस्ट के लिए, तो वो जो अपॉइंटमेंट होने चाहिए वो उस पर्सन की नॉलेज के बेस पर होने चाहिए, यानी कि जिस पोस्ट के लिए जो पर्सन राइट नॉलेज रखता है उसको वही जॉब प्रोवाइड की जानी चाहिए। फॉर एग्जांपल, जैसे अगर किसी का टेक्निकल अच्छा है तो उसको टेक्निकल की पोस्ट पर अपॉइंट करना चाहिए, अगर किसी का मार्केटिंग में हैंड अच्छा है तो उसे मार्केटिंग की जॉब के लिए अपॉइंट करना चाहिए। तो ओवरऑल अगर हम कहें तो आपकी नॉलेज के बेस पर इस एम्प्लॉय को उस पोस्ट पर अपॉइंट करना चाहिए। इसी के साथ में जो विद्या है ये प्रमोट करता है कॉन्सेप्ट ऑफ विजडम को, ठीक है, कि नॉलेज का जो कॉन्सेप्ट है इसको ये ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट करता है। ये कहता है कि सिर्फ डेटा जरूरी नहीं है, डेटा को हम कैसे यूज़ करें इसकी नॉलेज हमारे पास में होनी चाहिए, और उस डेटा को यूज़ करके हम कैसे उसको अप्लाई करें, उससे रिलेटेड जो आपके थ्रू डिसीजंस लिए जा रहे हैं उनका क्या रिजल्ट होगा, इन सभी कॉन्सेप्ट्स को ध्यान में रखते हुए हमें उस डेटा को यूज़ करना आना चाहिए। तो ओवरऑल ये कहता है कि नॉलेज जो होती है वो मेन होती है किसी भी मैनेजमेंट ऑर्गेनाइजेशन के लिए, ठीक है। नाउ वैदिक इंसाइट्स फॉर की मैनेजमेंट एरियाज, कि जो हमारी वैदिक नॉलेज है उनको हम मैनेजमेंट के जो मेन की एरियाज हैं उनमें कैसे अप्लाई कर सकते हैं। सो फर्स्ट इज लीडरशिप एंड सेल्फ मैनेजमेंट, मोटिवेशन एंड वर्क इथोस एंड ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। इनको आगे थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। लीडरशिप एंड सेल्फ मैनेजमेंट, तो हमारी जो वैदिक नॉलेज है वो हमें कैसे एक बेटर लीडरशिप करना सिखाती है, सेल्फ मैनेजमेंट करना वो हमें कैसे सिखाती है। सो फर्स्ट इज आत्मविद्या। आत्मविद्या का मतलब क्या होता है, नॉलेज ऑफ द सेल्फ। ये क्या है, एक डीप अंडरस्टैंडिंग है जिसके के थ्रू कोई भी इंडिविजुअल पर्सन अपने बारे में जानता है, ठीक है, हम अपने आप को जानते हैं, सेल्फ को जानते हैं, मोटिवेशंस, स्ट्रेंथ, वीकनेस, इन सभी चीज़ों के बारे में हम जानते हैं और समझते हैं, ठीक है। तो बेसिकली अगर हम कहें तो आत्मविद्या जो है वो हमारा जो मॉडर्न इमोशनल इंटेलिजेंस है उसका एक मेन रूट है, ठीक है। क्यों, क्योंकि जब हमें खुद के बारे में ज्ञान होगा, जब हमें अपने सेल्फ के बारे में नॉलेज होगी, तो उस कंडीशन में क्या होगा, हम अपनी स्ट्रेंथ को, अपनी वीकनेस को, अपनी कमियों को रिकग्नाइज कर पाएंगे। रिकग्नाइज करने के साथ में हम उनको अंडरस्टैंड कर पाएंगे, और हम उनको कैसे मैनेज, कैसे कंट्रोल करें, कैसे उनको मैनेज करें, तो ये सारी चीज़ें जो है वो हमें वैदिक नॉलेज सिखाती है। इसके लिए दिया गया है इंद्रिय जया, ठीक है, कि एक अच्छा लीडर वही होता है जो कि अपने सेंस को कंट्रोल कर सके, अपने सेंसेस जो होते हैं, अपनी इंद्रिय जो होती है उनको कंट्रोल कर सके, ठीक है। क्योंकि एक लीडर के अंदर वो कहता है कि कई सारी कमियां होती है, हर एक इंडिविजुअल पर्सन के अंदर बहुत सारी कमियां होती हैं, तो एक लीडर जो होता है उसको जरूरी होना चाहिए कि उनकी जो इंटरनल एनिमीज है लाइक ग्रिड, एंगर, ईगो, इन सभी को वो कंट्रोल करना सीखे, ठीक है। तो जब वो इन सभी अपने इंटरनल सेंसेस जो होते हैं, अपने इंद्रियों को जब वो कंट्रोल करना सीख जाता है, तो ऑटोमेटिकली क्या होगा कि वो अपने एम्प्लॉयज़ के साथ में अनबायस्ड होगा, काम रहेगा, ठीक है। जो डिसीजंस होंगे वो रैशनल डिसीजंस होंगे, फैक्ट के बेस पर होंगे, ठीक है। तो ओवरऑल अगर हम देखें तो उस कंडीशन में क्या होगा, वो एक बेटर लीडरशिप कर सकता है। सेल्फ मैनेजमेंट के साथ में वो क्या कर सकता है, एक बेटर लीडरशिप कर सकता है। अब हमारा जो वैदिक लिटरेचर है उसमें अगर हम देखें तो हमारा जो योग दर्शन है वो हमें सेल्फ कंट्रोल सिखाता है कि आप कैसे आत्मविद्या कर सकते हैं, इंद्रियों को आप कंट्रोल कर सकते हैं। इसकी जो नॉलेज है वो हमें योग दर्शन से मिलती है, ठीक है। और इसका अगर हम बेस्ट एग्जाम्पल देखें तो स्टीव जॉब्स, ठीक है, जो कि एप्पल के को फाउंडर है, उन्होंने अपने जो मेडिटेशन जो उनकी प्रैक्टिसेस है उसमें उन्होंने हमारी वैदिक नॉलेज को ही अप्लाई किया है, ठीक है। हमारे जो वैदिक प्रिंसिपल हैं, योग दर्शन है, उसको उन्होंने अपने मेडिटेशन प्रैक्टिस के लिए यूज़ किया, अप्लाई किया। इसी टाइप से हम देखते हैं इन्फोसिस
और जो टाटा ग्रुप है ये भी हमारे जो इंडियन मॉरल एथिकल वैल्यूज़ हैं, स्क्रिप्चर वैल्यूज़ जो हैं, इनसे बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस्ड है और इसीलिए यहाँ पर इन्होंने अपने ऑर्गेनाइजेशन में ये एथिकल लीडरशिप, ट्रांसपेरेंसी और कम्युनिटी सर्विस जैसे प्रोग्राम्स जो हैं ये उनको इंट्रोड्यूस करते रहते हैं टाइम टू टाइम। ठीक है, नेक्स्ट इज मोटिवेशन एंड वर्क इथोस, कि जो हमारा वैदिक स्क्रिप्चर है वो कैसे एज अ मोटिवेशन और वर्क इथोस में वर्क करता है। सो फर्स्ट इज कर्म योगा। तो ये जो प्रिंसिपल है वो इंक्रेज करता है इंडिविजुअल पर्सन को कि वो अपनी ड्यूटी को है पूरे कमिटमेंट और एक्सीलेंस के साथ में करे विदाउट अटैचमेंट टू रिजल्ट। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जैसे किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू कोई भी प्रोडक्ट अगर लॉन्च किया जा रहा है तो एम्प्लॉयज़ की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी और ड्यूटी बनती है कि वो सिर्फ उस प्रोजेक्ट को बेटर से बेटर बनाने के लिए, उसको अच्छे से अच्छा बनाने के लिए, डेवलप करने के लिए काम करे, ना कि इस चीज़ के बारे में सोचे कि जब ये मार्केट में आएगा प्रोडक्ट तो ये सक्सेस होगा कि फेल होगा। तो हमें उसके रिजल्ट्स के साथ में हमारा कोई अटैचमेंट नहीं होना चाहिए, सिर्फ फोकस होना चाहिए उस प्रोडक्ट को बेस्ट बनाने के लिए। ठीक है, एम्पावरमेंट, इसी के साथ में वेदास ये कहते हैं कि जो एम्प्लॉयज़ होते हैं उनको हमें क्या करना चाहिए, राइट्स प्रोवाइड करने चाहिए जिससे कि वो अपना खुद डिसीजन लें, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ लें, ओनरशिप लें। ठीक है, तो इस टाइप से हम क्या करें, उन्हें एम्पावरिंग दें, एम्पावरमेंट प्रोवाइड करें। ठीक है, तो ऑटोमेटिकली एज अ लीडर की कहीं ना कहीं ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो अपने एम्प्लॉयज़ के बीच में वर्क को लेकर के इंटरेस्ट डेवलप करे। जब एम्प्लॉयज़ के अंदर उस वर्क को लेकर के इंटरेस्ट डेवलप होगा तो ऑटोमेटिकली क्या होगा कि वो उससे रिलेटेड अपनी खुद रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ लेंगे, आगे बढ़ कर के डिसीज़न खुद लेंगे, तो इससे क्या होगा, उनके अंदर वो इंडिपेंडेंट वर्क कर पाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट इज टीम वर्क। ये इनकरेज करता है कोलैबोरेटिव वर्क इन्वायरमेंट को, यानी कि जब आप यूनिटी के साथ में, टीम के साथ में जब आप वर्क करते हैं तो उसके थ्रू क्या होता है कि एम्प्लॉयज़ जो होते हैं वो एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं, और जब हम एक दूसरे को सपोर्ट करके आगे बढ़ते हैं तो उस कंडीशन में सभी का जो वर्क होता है उसका जो एक गोल होता है वो एक कॉमन गोल होता है कि हमें इस टास्क को कंप्लीट करना है और बेस्ट अपना रिजल्ट उसमें देना है। तो पर्सनल बेनिफिट के लिए कोई काम नहीं करता है, कॉमन गोल को लेकर के सभी पूरी टीम जो होती है वो वर्क करती है, और इसकी वजह से ही क्या होता है, उस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एक पॉजिटिव टीम वर्क एनवायरनमेंट डेवलप होता है। रिवॉर्ड्स, ठीक है, हमारा जो वैदिक स्क्रिप्चर है वो इस चीज़ पर फोकस करता है कि जो भी एम्प्लॉयज़ हैं आपके ऑर्गेनाइजेशन में, जो भी एम्प्लॉयज़ वर्क कर रहे हैं तो उनके एफर्ट्स को, उनके जो डेडिकेशंस हैं उनको हमें टाइम टू टाइम रिकग्नाइज करना चाहिए, उन्हें रिवॉर्ड करना चाहिए। ठीक है, उससे क्या होता है, उनके अंदर मोटिवेशन डेवलप होता है। जब हम किसी भी काम के लिए किसी को रिवॉर्ड करते हैं या रिकग्नाइज करते हैं तो वो उससे मोटिवेट होता है, इंडिविजुअली मोटिवेट होता है, प्लस उसके साथ में जो आसपास के कम्युनिटी मेंबर्स हैं वो भी मोटिवेट होते हैं कि हमें भी अच्छा कुछ करना है। ठीक है, तो रिवॉर्ड्स जो होते हैं वो किसी भी मैनेजमेंट में, ऑर्गेनाइजेशन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। इसी के साथ में ये कहता है कि हमें हमारे जो एम्प्लॉयज़ हैं उनको अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करनी चाहिए फॉर स्किल डेवलपमेंट एंड लर्निंग के लिए, जिससे कि वो टाइम के साथ में जो नई नई टेक्नोलॉजीज़ आ रही है उसके साथ में वो अपने आप को अपडेट कर सकें, अपनी स्किल्स को डेवलप कर सकें, अपनी लर्निंग को इम्प्रूव कर सकें। ओके, फॉर एग्जाम्पल जैसे आज के टाइम में हम देखते हैं कि कई सारे ऑर्गेनाइजेशन हैं, जितने भी मोस्टली बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन है, फॉर लाइक इन्फोसिस हुआ, विप्रो हुआ, ठीक है, तो ये सभी जो कंपनीज है, ऑर्गेनाइजेशन है, ये अपने एम्प्लॉयज़ के लिए टाइम टू टाइम स्किल बेस्ड प्रोग्राम, लर्निंग बेस्ड प्रोग्राम जो है वो ऑर्गेनाइज करते रहते हैं, जिससे कि क्या हो, एम्प्लॉयज़ जो हैं वो अपनी स्किल को टाइम टू टाइम अपडेट करें, डेवलप करें। ठीक है, नाउ नेक्स्ट इज ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। ठीक है, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का जो हमारा वैदिक स्क्रिप्चर है, इसमें जो सबसे बेस्ट इसका एग्जाम्पल है वो है आपका वसुदेव कुटुंबकम। ठीक है, वसुदेव कुटुंबकम का मतलब क्या है, द होल वर्ल्ड इज़ वन फैमिली, जिसमें हम पूरी दुनिया को, सबको हम अपना एक फैमिली के रूप में मानते हैं। तो जब हम इस प्रिंसिपल को किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अप्लाई करते हैं तो इसका मतलब क्या हो गया कि उस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काम करने वाला हर एक एम्प्लॉय क्या है, हमारी फैमिली है। तो जब ये प्रिंसिपल अप्लाई होता है तो ऑटोमेटिकली क्या होता है कि ये उस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एक कल्चर को डेवलप करता है जो कि किनशिप, टीम वर्क, इंक्लूसिविटी एंड पीसफुल कोएग्जिस्टेंस से रिलेट पर बेस्ड होता है। ठीक है, लोग आपस में मिलकर के रहते हैं, एक फैमिली मेंबर के रूप में वर्क करते हैं,
और इसी वजह से ये वसुधैव कुटुंबकम जो है ये इनकरेज करता है एक हेल्दी और पॉजिटिव वर्क एनवायरनमेंट को एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, जहाँ हर एक एम्प्लॉय अपने साथ वाले के ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए काम करता है, एक फैमिली मेंबर के रूप में उनको ट्रीट करता है। ठीक है, नेक्स्ट इज इक्विटेबल ट्रीटमेंट। हमारे वेदास जो है ये इस चीज़ पर फोकस करते हैं कि हमें सोसाइटी में हर एक मेंबर के साथ में इक्वली बिहेव करना चाहिए, और यही थॉट जो है वो हमें ऑर्गेनाइजेशन में भी अप्लाई करना चाहिए। इट मीन्स कि उस ऑर्गेनाइजेशन में काम करने वाले हर एक एम्प्लॉय को आपको इक्वली ट्रीटमेंट देना चाहिए, फेयर रिम्यूनरेशन यानी कि सैलरी उसकी पोस्ट, उसके क्वालिफिकेशन, उसके टैलेंट के बेस पर उसको सैलरी प्रोवाइड करनी चाहिए, और हर एक एम्प्लॉय को रेस्पेक्ट देना चाहिए। ठीक है, इसी के साथ में जो एम्प्लॉय हैं उनका जो रोल है उस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, जो उनका रोल है उसको वैल्यू करते हुए, उसको अप्रिशिएट करते हुए टाइम टू टाइम उसको क्या करना चाहिए, रिकॉग्नाइज करना चाहिए। ठीक है, यानी कि हम ये कह सकते हैं इक्विटेबल ट्रीटमेंट का मतलब ये नहीं हो गया कि सिर्फ हम अपर लेवल की बात कर रहे हैं, ग्राउंड जीरो लेवल से लेकर के अपर लेवल तक हर एक स्टेज पर आने वाले हर एक एम्प्लॉय के साथ में इक्विटेबल बिहेव करना चाहिए, उनको सबको रेस्पेक्ट देना चाहिए और उनके वर्क को वैल्यू करना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट इज कम्युनिकेशन स्किल्स। वेदास जो है हमें प्रॉपर गाइडेंस प्रोवाइड करता है फॉर इफेक्टिव कम्युनिकेशन। किसके थ्रू? श्रवण। श्रवण का मतलब क्या होता है? एक्टिव लिसनिंग, कि आपके ऑर्गेनाइजेशन में या फिर आपकी टीम के बीच में जो इस भी टॉपिक को लेकर के डिस्कशन हो रहा है, जो भी चीज़ें हो रही हैं उनको आपको प्रॉपरली ध्यान से लिसनिंग करना है, सुनना है। एंड वॉक सिद्धि, इट मीन्स पावर ऑफ स्पीच, आपका स्पीकिंग स्किल। ठीक है, तो ये जो कम्युनिकेशन है ये दोनों लिसनिंग एंड स्पीच, ठीक है, ये दोनों कम्युनिकेशन जो होने चाहिए, कम्युनिकेशन स्किल जो होनी चाहिए वो आपकी इफेक्टिव होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल जैसे हम देखते हैं कि आजकल कॉलेज वगैरह में भी कम्युनिकेशन स्किल्स पर बहुत ज़्यादा ध्यान दिया जाता है, स्टूडेंट्स को इससे रिलेटेड कोर्स करवाए जाते हैं, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन में कम्युनिकेशन स्किल जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ठीक है, आप किसी के भी साथ में रूडली बिहेव नहीं कर सकते, क्योंकि अगर आपको लोगों के साथ में डील करना है, लोगों के साथ में एक कोऑर्डिनेशन मेंटेन करना है, तो आपका कम्युनिकेशन स्किल जो होना चाहिए वो बहुत ही अच्छा होना चाहिए, इफेक्टिव होना चाहिए। और इसीलिए हमने कहा कि कम्युनिकेशन स्किल जो है वो किसके लिए इंपॉर्टेंट है? रिलेशनशिप मेंटेन करने के लिए, कस्टमर मैनेजमेंट के लिए, कि जब आपका कम्युनिकेशन स्किल अच्छा होगा तो आपका अपने एम्प्लॉयज़ के साथ में, अपने कस्टमर्स के साथ में आप अच्छे से डील कर सकते हैं, एक अच्छा बेटर रिलेशन मेंटेन कर सकते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल जैसे TCS, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज एंड हिंदुस्तान यूनिलीवर, तो ये जो है ये फोकस करते हैं क्लियर एंड ऑनेस्ट कम्युनिकेशन पर। ठीक है, यहाँ पर क्या होता है, रेगुलर फीडबैक सेशंस किए जाते हैं जिसके के थ्रू कम्युनिकेशन स्किल्स को डेवलप किया जाता है, और रेगुलरली टाइम टू टाइम टाउन हॉल मीटिंग होती है जहाँ पर एम्प्लॉयज़ जो होते हैं वो ओपनली अपने ओपिनियंस दे सकते हैं। ठीक है, तो ये सारे इस टाइप के प्रोग्राम्स ऑर्गेनाइज किए जाते हैं जो कि कम्युनिकेशन स्किल्स पर बेस्ड होता है। तो ओवरऑल अगर हम कहें तो हमारा जो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट है वो हमें ये सिखाता है कि हमें किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अपर लेवल से लेकर के ग्राउंड लेवल तक के हर एक एम्प्लॉयज़ के साथ में कैसे उनको मैनेज करना है और कैसे उनके साथ में वेल बिहेव करना है, उनको मैनेजमेंट देखना है, और एक सब फैमिली और टीम वर्क के रूप में हमें काम करना है। ओके, सो आज के इस वीडियो में हमने आई थिंक क्लियर हो गए होंगे आपके डाउट। हमने ये देखा कि कैसे हम हमारी जो वैदिक स्क्रिप्चर है, वैदिक जो नॉलेज है, उसको हम मैनेजमेंट के अंदर अप्लाई कर सकते हैं, जिसके के थ्रू कोई भी ऑर्गेनाइजेशन एथिकली और धर्म के बेस पर डेवलप हो सके और बेटर तरीके से वो ग्रो कर सके। सो थैंक्स टू ऑल।